स्टार्ट करता हूँ। देखो बेटा, अमोनिया के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको पहले हम लोग करेंगे। अ, अमोनिया, देखिए अमोनिया जो गैस, अमोनिया रूम टेम्परेचर पे सभी को पता ही होगा गैस होती है, ठीक है। बट इसका अपना कोई कलर नहीं होता है, अमोनिया एक कलरलेस गैस होती है ना। पंजेंट, बट इसका स्मेल जो होता है वो थोड़ा स्पेसिफिक टाइप का होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पंजेंट स्मेलिंग गैस। पंजेंट मतलब थोड़ा सा तीक्ष्ण स्मेल होती है, मतलब वो नाक में चुभती है वो थोड़ी सी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है। और कलर नहीं होता, अमोनिया का कोई कलर नहीं होता, कलरलेस गैस होती है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी बोला जाए तो बेटा अमोनिया गैस वाटर में क्या होती है, हाईली सॉल्युबल होती सर है ना। क्यों, कोई पूछे ऐसा क्यों होती है सॉल्युबल? हाँ, क्या करूँ? अभी आपने कितना पढ़ा दिया? स्टार्ट ही क्या है बेटा? ओके सर वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेती है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तो अमोनिया गैस जो है वाटर में हाईली सॉल्युबल होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अमोनिया के जो हाइड्रोजन होते हैं वो एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं, और इस वजह से वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर देती है। इस वजह से अमोनिया वाटर में हाईली सॉल्युबल होती है, ठीक है। अच्छा, एक ये भी ध्यान रखिएगा बात, कभी आपसे कोई पूछे अमोनिया का वाटर के अंदर जो सॉल्यूशन बनता है वो कैसा, नेचर वाइज कैसा होता है, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस अमोनिया इज वीकली बेसिक, ठीक है। अमोन हाँ, बेसिक होता है बट वो वीक बेस बनाता है, इसलिए हम लोग उसको वीकली बेसिक बोलते हैं। स्ट्रांगली बेसिक नहीं कहेंगे यहाँ पे हम लोग, क्योंकि उसका जो पीएच होता है वो 8 से 9 के बीच में ही लाई करता है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा बेसिक नहीं होता है ना। और रिएक्शन भी लिख सकते हैं हम लोग कि अमोनिया व्हेन डिजोल्व इन वाटर, वो थोड़ा सा हल्का सा हीट करना पड़ेगा, जिससे उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक हो जाए और वो आपस में रिएक्ट कर जाए, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होगी और आपस में रिएक्ट करके वो वीक बेस बनाने लगेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप लोग पढ़े भी होंगे आयनिक एक्विलिब्रियम में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है, और वो एक इक्विलिब्रियम सा बनाने लगेगा अपने डिसोसिएट आयन के बीच में, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड के बीच में। और इसका जो केबी होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁵ ऑर्डर का होता है ना। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, इसलिए इसका पानी के अंदर जो सॉल्यूशन होता है वो वीकली बेसिक होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हम लोग को पता होनी चाहिए रिगार्डिंग अमोनिया। इसके बाद आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे वो हेलोजन में क्लोरीन के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली रिएक्शन जो है अमोनिया की वो क्लोरीन के साथ पूछी जाती है, ठीक है। तो अमोनिया क्लोरीन के साथ दो डिफरेंट कंडीशन में पड़ता है। अच्छा, हम लोग ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं हेलोजन फैमिली में, हम लोगों ने हेलोजन फैमिली पहले ही पढ़ ली है। तो वहां पे क्लोरीन क्लोरीन के रिएक्शंस में पढ़ी थी ये रिएक्शन हम लोगों ने, आ रही है याद, यस यस सर ये है ना। वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अमोनिया की रिएक्शन क्लोरीन से दो अलग अलग कंडीशन में होती है। एक कंडीशन में हम लोगों ने अमोनिया गैस को एक्सेस में लिया था, और सेकेंड कंडीशन में क्लोरीन को एक्सेस में लिया था। और जब अमोनिया एक्सेस में होता है तो अमोनिया क्योंकि एक अच्छा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी होती है, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन देती है, ठीक है। और यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन इजिली हो भी जाती है, क्योंकि अमोनिया है रिड्यूसिंग एजेंट, और जो हैलोजन में क्लोरीन है ना। वैसे तो सारी हैलोजन मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, है ना। क्लोरीन भी एक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज रिड्यूस करने लगेंगे, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, है ना। अमोनिया क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो वाला खुद ऑक्सीडाइज होगा, और नाइट्रोजन की स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। होती है ना, 0 होती है। तो नाइट्रोजन अमोनिया में नाइट्रोजन -3 में बैठा हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर -3 है, तो वो -3 से 0 में जाएगा ऑक्सीडाइज होके, और 0 में चला जाएगा, मतलब N2 गैस बनेगी यहाँ पे। यहाँ पे गैस क्या बनेगी, N2 बनेगी। और क्लोरीन 0 से -1 में जाएगा, पहले HCl बनेगा, और HCl अमोनिया के 1 मोल से रिएक्ट करके बना देगा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई तब जब अमोनिया एक्सेस में है।
ठीक है। लेकिन अगर हम लोग क्लोरीन एक्सेस में लेते हैं तो ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन होने लगती है। लाइक जैसे आपने एल्केन्स में पढ़ा होगा कि एल्केन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं और क्लोरीन एक्सेस में ले लेते हैं, तो एक एक करके उसके हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होने लगते हैं, है ना। पहले मेथिल क्लोराइड बनता है, फिर एक मोल रिएक्ट करके CH2Cl2 बनता है, फिर एक मोल रिएक्ट करके क्लोरोफॉर्म बनता है, और फाइनली जो बनता है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। ठीक है। ऐसे ही इसमें भी समझ लीजिए कि क्लोरीन एक एक इसके बॉन्ड को, जो हाइड्रोजन के नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने लगेगा और फाइनली NCl3 बन जाएगा। मतलब उसके सारे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के सारे हाइड्रोजन क्लोरीन से क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, है ना। तो फाइनली क्या बन जाएगा, NCl3, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। ठीक है। और नाइट्रोजन के जो ट्राई हैलाइड होते हैं वो एक्सप्लोसिव नेचर के होते हैं, है ना। नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड वैसे तो सारे ही एक्सप्लोसिव होते हैं, है ना। NH3, NCl3, NBr3, Ni3 सारे एक्सप्लोसिव होते हैं। ठीक है। वैसे सबसे डेंजरस होता है Ni3, सबसे ज्यादा वायलेंटली वही रिएक्ट करता है। ठीक है। तो ये हम लोग को बेसिक पता होना चाहिए। इसकी आयोडीन से जो रिएक्शन है ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे क्लोरीन की जगह हम लोग अगर ब्रोमीन लेंगे तो तब तो सिमिलर रिएक्शन होगी। इसमें NBr3 बन जाएगा, +3 की जगह आयोडीन ले लें तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि वैसे रूल के अकॉर्डिंग बनना चाहिए Ni3, लेकिन अकेला Ni3 अनस्टेबल होता है। ठीक है। तो इसका एक डॉट प्रोडक्ट बनता है Ni3 डॉट अमोनिया। ठीक है। यहाँ पे क्या बनता है, अमोनिया का Ni3 का एक डॉट प्रोडक्ट बन जाता है Ni3 डॉट अमोनिया। ठीक है। ये भी एक्सप्लोजिव ही होता है, और इसको अगर थोड़ा सा हीट कर देगा हम लोग, है ना, तो ये वायलेंटली डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होके N2 गैस अलग हो जाती है इसमें, और आयोडीन की जो वायलेट वेपर्स हैं वो अलग हो जाती है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम लोग को पता होना चाहिए। सर वायलेट वेपर्स की रेडिश ब्राउन कलर फिल्म निकली। आयोडीन की रेडिश ब्राउन, आयोडीन की वेपर जो होती है वो रेडिश ब्राउन। वायलेट एक्चुअली वो सॉलिड स्टेट में होता है। यस। आयोडीन सॉलिड स्टेट में वायलेट होता है, लेकिन वेपर जब इसकी बनती है तो वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है। ठीक है ना। मैंने वायलेट बोल दिया होगा, कोई बात नहीं, इसको वेपर, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन जो बनेगी ना वो वेपर फेस में बनेगी। ठीक है। यस। हाँ, तो ये जो ऑर्डर है ये इनका मतलब कि जो चारों नाइट्रोजन के हैलाइड हैं, कभी आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि बताइए कि इनमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताइए, ये चारों हैलाइड में रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपसे ज्यादा पूछा जाएगा, तो आप समझ जाइए कि भाई जितने ज्यादा बल्कि हैलोजन लगे होंगे उतना रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। Ni3 सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव होता है, और यहाँ तक ये भी बोला था कि रूम टेम्परेचर पे ये एग्जिस्ट भी नहीं करता है ना। काफी लो टेम्परेचर पे ये थोड़ा सा इसका अकरेंस देखा जाता है। उसका रीजन भी यह है कि 3 आयोडीन जो है वो बहुत बल्की होते हैं। ठीक है। और ये बल्की हैलोजन एक दूसरे को क्या करते हैं, स्टेरिकली रिपेल करते रहते हैं। इनके जो लोन पेयर होते हैं, है ना, वो एक दूसरे की वांडर वाल रेडियाई पे आ जाते हैं, और इनके बीच में स्टेरिक रिपल्सन बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। थोड़ा सा भी अगर इनको हम लोग प्रेशर दे दें, है ना, तो वो एक्सप्लोड हो जाते हैं, सडनली एक्सप्लोड हो जाते हैं। तो बस ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ रहा है तो ये जो नाइट्रोजन के ट्राई आयोडाइड है उनकी रिएक्टिविटी बढ़ रही है, या उनका जो एक्सप्लोजिव नेचर है वो भी बढ़ रहा है ना। अगर रिएक्टिविटी बढ़ रही है तो एक्सप्लोजिव नेचर भी बढ़ ही रहा है ना, क्योंकि सारे एक्सप्लोजिव है ये लिख लेना, ऑल ट्राई आयोडाइड ऑफ नाइट्रोजन आर एक्सप्लोजिव नेचर। ठीक है। तो अगर कभी आपसे पूछ दिया जाए कि Ni3 क्यों अनस्टेबल होता है इतना, तो क्या आंसर देंगे। स्टेरिक रिपल्शन। है ना। हाँ, तो बोल दिएगा ड्यू टू बल्कि मतलब ड्यू टू बिगर साइज ऑफ आयोडीन एटम इट हैव लार्ज स्टेरिक रिपल्शन, है ना। और इस वजह से उसके जो नाइट्रोजन आयोडीन बॉन्ड है
इनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम हो जाती है ना, तो वो आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? प्लीज थोड़ा सा स्क्रॉल अप करिए। यस है ना, तो ये रिएक्शंस तो हम लोग वैसे पढ़ ही चुके हैं हैलोजन फैमिली में, और यहाँ पे रिवीजन हो रहा है नाइट्रोजन फैमिली में, ये वाली रिएक्शन दोबारा हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद चलो आगे बढ़े फिर। इसके बाद देखो यस नेक्स्ट है नेक्स्ट रिएक्शन है अमोनिया एक्ट्स एज ए गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। देखो अमोनिया एक अच्छा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की भी तरह बिहेव करता है। ठीक है, हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में पढ़े भी थे कि अमोनिया एक अच्छा लीगेंड भी होता है ना। अमोनिया एक अच्छा लीगेंड की तरह बिहेव करता है। और कभी आपको ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक भी बोल सकते हो, यहाँ पे कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। तो अगर आपको ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक एलिमेंट के सॉल्ट दे दिए जाएं, ठीक है, और उनकी रिएक्शन अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन से कराया जाए। हाँ, यहाँ थोड़ा गौर करने की बात है, यहाँ अमोनिया गैस फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गैसियस फेस में वो रिएक्शन प्रॉपरली हो नहीं पाती है ना, ईल्ड बहुत अच्छी नहीं मिलती है। तो अगर जो कॉम्प्लेक्स, वैसे भी कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं वो पानी के अंदर बनते हैं, मतलब उनके लिए सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स हम लोग यहाँ बना रहे हैं, उसके लिए अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन लेना होता है। वहां पे अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन लिया था, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। या अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अमोनिया को जब पानी में डालते हैं तो क्या बन जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड, है ना। तो अगर वो एक्वस अमोनिया लिख दे या इसकी जगह अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख दे, तो दोनों का मतलब एक ही है यहाँ पर। ठीक है, तो कोई भी बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट का सॉल्ट अगर है और एक्वस अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, तो बेटा वो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने लगते हैं। और उनके कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, इन जनरल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखो सेंट्रल एटम को मैंने एम लिख दिया है। ठीक है, सेंट्रल एटम को एम लिख दिया, और उसके साथ अमोनिया लीगेंड्स की तरह बिहेव कर रहा है ना। और लीगेंड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो सेंट्रल एटम की आप क्या करना, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना। ज्यादातर केस में क्या होगा कि सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर का डबल होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है ना। ये आपको एक संकट मोचन टेबल मैंने पढ़ाई थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। जैसे आपको मैंने बताया था कि प्लेटिनम जब 2 ऑक्सीडेशन नंबर में होता है, तो वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला बनाता है कॉम्प्लेक्स, यस सर है ना। तो वहां पे ये वाली टेबल यहाँ पे काम आएगी आपके। जैसे क्रोमियम +3 में है तो जस्ट डबल वाला 6 वाला बनाएगा, है ना। कॉपर 2 में है तो 4 वाला बनाएगा। सिल्वर +1 में है तो 2 वाला बनाएगा। लेकिन प्लेटिनम अगर 4 में है तो 4 का डबल 8 सिक्स वाला बनाकर वो 6 होगा, है ना। तो उसमें कुछ में डबल वाले बन जाते हैं, लेकिन सभी में डबल भी कहना सही नहीं है ना। तो उसमें वो थोड़ा सा लॉजिक आपको वहां पे पढ़ाया हुआ है, तो उससे आप रिलेट कर लीजिएगा। अब जैसे मान लो ये सारी रिएक्शंस हम लोग को लिखनी है, ठीक है। जैसे सिल्वर आयन का कोई सॉल्ट ले लिया, यहाँ पे सॉल्ट कोई भी ले सकते हो, यहाँ पे एनायन मैंने नहीं लिया है। वो आप एनायन कोई भी लगा लो, जैसे नाइट्रेट लगा लो, क्लोराइड लगा लो, इस तरह से। ठीक है, तो सिल्वर आयन का सॉल्ट होना चाहिए, पानी में सॉल्युबल होना चाहिए, और उसकी रिएक्शन एक्वस अमोनिया के साथ कराएंगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स बना देगा। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, देखो सिल्वर तो सेंट्रल एटम बन जाएगा, अमोनिया लिगेंड। सिल्वर की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 1 है, तो सिल्वर के केस में तो जस्ट डबल हो जाएगा कोऑर्डिनेशन हो नंबर। जाएगा तो अमोनिया 2 हो जाएंगे, और डब्बे पे नेट चार्ज आप ऐसे देख लो कि सिल्वर +1 में है, अमोनिया 0 में है। हाँ, तो नेट चार्ज +1 ही आ जाएगा इसके ऊपर। तो ये बन गया, और ये आयन वाटर में सॉल्युबल होगा। ये जो आयन बन रहा है ना, ये कॉम्प्लेक्स आयन सॉल्युबल फेस में बनेगा, कोई पीपीटी नहीं बनेगा, इसका कहने का मतलब, है ना। ऐसे कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ में बैठा है, और एक्वस अमोनिया के साथ कराएंगे तो कॉपर यहाँ सेंट्रल एटम बन जाएगा, और ये बना देगा CuNH3 होल 4 2+। ठीक है,
ये डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, काफी फेमस कॉम्प्लेक्स है ये, कॉपर टेट्राएमीन करके बोलते हैं इसको। तो डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जिंक का अगर आपने ले लिया सॉल्ट, उसकी रिएक्शन करा दी अमोनिया, एक्वस अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी लिख दे तो मतलब एक ही है। तो ये बना देगा, बताओ क्या बनेगा? जेड, अमोनिया 4। हाँ जेड अमोनिया होल 4 2+। ठीक है। अब जैसे PtCl4 प्लस अमोनिया, ये बताओ आप ही लोग बताओ क्या बनाना चाहिए इसमें? PtNH3 होल 4। PtNH3 प्लेटिनम 2+ में यहाँ बैठा हुआ है, तो 2 में तो 4 वाला ही बनता है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, PtNH3 होल 4 2+, है ना। आर्यन का क्वेश्चन है सर, जिंक वाला कॉम्प्लेक्स जेलिटिनस वाइट होगा क्या? जिंक वाला कॉम्प्लेक्स वैसे तो वाइट ही होता है, बिकॉज जिंक 2+ में जब जब होगा तो D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा। D10 मतलब वो DD ट्रांजिशन नहीं शो करेगा, इसका मतलब उसका जो कलर होगा वो क्या होगा, वैसे तो कलरलेस बोलते हैं, लेकिन वाइट यहाँ पे मत बोलो, क्योंकि वाइट उसका PPT अगर बनता तो वाइट बन जाता है ना। यहाँ वाटर सॉल्युबल है तो वो कलरलेस रहेगा, है ना। उसको वाइट मत लिखो, यहाँ पे कलरलेस सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका, ठीक है। तुम लोग को अभी आगे क्वालिटेटिव एनालिसिस एक चैप्टर है वो पढ़ाएंगे, तो वहां पे आप लोग को कुछ चीजें और क्लियर होंगी कि कब PPT बनता है कब नहीं बनता है, ये सब थोड़ा अभी, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो एक नोड भी लिखा हुआ है यहाँ पे, सम मेटल डू नॉट सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद, अच्छा कुछ मेटल ऐसे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो एक्वस अमोनिया के सॉल्यूशन में सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, यही जो बात मैं अभी बोल रहा था। कुछ मेटल ऐसे हैं जो अमोनिया के सॉल्यूशन में सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ना बनाकर वो इनसॉल्युबल फेस में रहते हैं। इनसॉल्युबल फेस मतलब वो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अपीयर होते हैं, मतलब उनका PPT बनता हुआ नजर आता है, ठीक है। और उनका PPT कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में नहीं बनता है, उनका PPT हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में वो प्रेसिपिटेट आउट होते हैं। तो ऐसे कौन से आयन हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं? तो ये एक याद करने का तरीका है निमोनिक है, फेको नहीं करारे आलू, ये याद कर लीजिए आप लोग, फेको नहीं करारे आलू। इससे आपको देखो क्या याद होगा, फेको, फेको मतलब फेरस आयन और कोबाल्ट आयन। फेको से दो आपको याद रखने, फेरस एंड कोबाल्ट, नहीं से निकेल आयन, करारे से क्रोमियम आयन, आलू से एल्युमिनियम आयन। तो ये आपके 5 आयन है टोटल देखा जाए तो। और ये जो 5 आयन है इनको जब हम लोग डिजोल्व करते हैं एक्वस अमोनिया के सॉल्यूशन में, तो पहली बात ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, दूसरी बात ये अपने हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, है ना। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का जो एल्युमिनियम क्लोराइड को बेटा अगर हम लोग डिजोल्व करें एक्वस अमोनिया में, तो पहली बात तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, दूसरा ये अपने हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो PPT होता है वो व्हाइट होता है, या इसी को ये काफी ज्यादा चमकदार व्हाइट होता है, इसको जिलेटिनस व्हाइट बोलते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो व्हाइट PPT होता है उससे लगता है कि बिल्कुल व्हाइट, मतलब होता है ना कि सर्फ एक्सेल से बिल्कुल, है ना, जैसे सर्फ एक्सेल वाले ऐड नहीं दिखाते हैं कि बिल्कुल सफेदी की चमक आ जाती है कपड़ों में, ठीक है ना। तो इसका जो व्हाइट PPT अगर आप लोग कभी लैब में करिएगा, ये बड़ा अच्छा लगता है इसका PPT। एल्युमिनियम क्लोराइड को एक्वस अमोनिया, थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता ही लैब में, आप डाल के देखिएगा, तो पूरी टेस्ट ट्यूब में पूरा व्हाइट व्हाइट व्हाइट, पूरा जिलेटिनस व्हाइट, मतलब व्हाइट में वो डल व्हाइट नहीं होगा, ब्राइटनेस होगी उसमें व्हाइट में, उसको बोलते हैं जिलेटिनस व्हाइट। अब ये सब चीजें प्रैक्टिकली जब करो ना तब बड़ा मजा समझ में आता है। थ्योरी में तो अभी खैर आप पढ़ रहे हो, है ना, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली एक बार करके देख लो तो आपको चीजें रिलेट होने लगती है ना, कि सही में जिलेटिनस, मतलब जिलेटिनस वर्ड का मतलब समझ में आने लगता है।
अचित क्या कह रहे हो सर? मुझे यही मिला था सॉल्ट एनालिसिस के प्रैक्टिकल में। अच्छा अच्छा, स्कूल में हो गया सॉल्ट एनालिसिस। एल्युमिनियम आयन तो अच्छा, हाँ 12th में करा दिया जाता है एल्युमिनियम आयन का कंफर्मेटिव टेस्ट। तो ये करके देखा होगा तुमने, किया ना? यस सर। है ना, ये इसका कंफर्मेटिव टेस्ट भी होता है एल्युमिनियम आयन का। और ऐसे ही इनमें से कोई भी ले लो, जैसे एल्युमिनियम का मैंने लिख दिया, क्रोमियम का भी ऐसा ही होगा कि क्रोमियम का क्लोराइड ले लिया, उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व किया, तो उसका कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। ठीक है, उसमें क्या बना देगा, क्रोमियम अपना हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसमें। आयरन, आयरन में आप क्या पूछ रहे हो, 2+ वाला बनाएगा? कौस्तुभ का क्वेश्चन, आयरन 3+ बनाएगा। आयरन में दोनों बनाते हैं। ठीक है, आयरन में आप लिख लो कि आयरन 2+ हो या 3+ हो, दोनों फेरस और फेरिक आयन के जो सॉल्ट होते हैं वो दोनों ही प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। बस हाँ, कलर अलग अलग होता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड का कलर कुछ ब्राउन टाइप का होता है, ब्राउन पीपीटी होता है। फेरस का है ना, थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का होता है। लेकिन दोनों दोनों पीपीटी बनाते हैं, फेरस फेरिक दोनों बनाते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों लिख लीजिएगा, मैंने फेरस लिखा हुआ था, फेरिक भी लिख लीजिए इसमें, है ना, क्लियर है? तो यस ये सर। थोड़े याद रखिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपको इनमें से कोई आयन डाल देगा ऑप्शन में और बोलेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा सॉल्ट है जो एक्वस अमोनिया के साथ प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है। तो अगर वो इनमें से कोई भी होगा तो वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर इसमें ये तो रिएक्शन हो गई, अमोनिया की रिएक्शंस थी। इसके बाद हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं टेस्ट ऑफ अमोनिया। हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में अमोनिया गैस को कैसे टेस्ट करेंगे। जैसे मान लो आपने कोई रिएक्शन कराई टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, और उससे अमोनिया निकलनी शुरू हुई। ठीक है, तो अमोनिया का कोई कलर तो होता नहीं है, कलरलेस गैस होती है। ऑर्डर पंजेंट टाइप का होता है। अब पंजेंट ऑर्डर हेलोजेंस का भी होता है, पंजेंट ऑर्डर क्लोरीन फ्लोरीन का भी होता है। ठीक है, तो केवल ऑर्डर से पहचान में नहीं आती है अमोनिया। और अगर कोई बच्चा पहली बार अमोनिया सूंघ रहा होगा तो वो समझ भी नहीं पाएगा कि ये अमोनिया की स्मेल है। ठीक है, तो क्योंकि उसका जो ऑर्डर है वो इतना ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है ना। तो उसके लिए कंफर्मेटिव टेस्ट हम लोग करते हैं। अगर अमोनिया गैस या फिर अमोनियम आयन का कोई सॉल्ट भी अगर है तो उसके लिए एक टेस्ट हम लोग करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में, नेसलर रीजन टेस्ट। इस टेस्ट का नाम क्या है? नेसलर रीजन टेस्ट। ठीक है, नेसलर रीजन टेस्ट क्या होता है? देखो, इसमें एक हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नेसलर रीजन। कई बार ऑब्जेक्टिव में यही पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ नेसलर रीजन, है ना। तो नेसलर रीजन क्या होता है? नेसलर रीजन इज द एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ K2HgI4, है ना। ये क्या होता है? ये K2HgI4 का एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। आल्दो जो K2HgI4 है ना, वो भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। बेटर है कि इसमें ब्रैकेट बना दो, है ना। K2HgI4 नॉर्मल कंपाउंड नहीं, ये भी ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, मरकरी का कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो इसमें इसकी हेल्प लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये लैब में रहता है। लैब में आपने ये उसे अमोनिया का टेस्ट भी 12th क्लास में कराया जाता है। और ये कुछ रीजेंट ऐसे हैं कि ये लैब में रहते ही है। टॉलेंस रीजेंट, नेसलर रीजेंट, है ना, टेलिंग सॉल्यूशन, ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन, ये लैब में रखे होते हैं। ठीक है, मतलब रखे जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेस्ट ट्यूब लेंगे। ठीक है, उसमें अमोनियम सॉल्ट जो है वो डाल देंगे जिसमें हम लोग को डाउट होगा कि ये अमोनियम सॉल्ट है। ठीक है, और उसमें हम लोग K2HgI4 और थोड़ा सा उसमें बेस ऐड कर देते हैं, उसका एल्कलाइन सॉल्यूशन लेते हैं क्योंकि, तो ये मिलाने शुरू कर देंगे। और जैसे अगर सही में बेटा उसमें अमोनियम सॉल्ट होगा या वो अगर गैस अमोनिया होगी तो नेसलर रीजन के साथ रिएक्ट करके एक ब्राउन प्रेसिपिटेट देनी शुरू कर देगी। मतलब एक पीपीटी आपको मिलने लगेगा ब्राउन कलर का। इस पीपीटी को आयोडाइड ऑफ मिलन बेस भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा,
फॉर्मूला इसका काफी इंटरेस्टिंग है, OHgNH2 HgI, ये फॉर्मूला होता है इसका आयोडाइड ऑफ मिलन स्पेस, है ना, थोड़ा सा टिपिकल सा कंपाउंड है ना। तो ये एक कंपाउंड बनता है आयोडाइड ऑफ मिलन स्पेस के नाम का, और इसका कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। तो इसका पीपीटी आने लगता है, टेस्ट ट्यूब में आपको रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी बनता हुआ दिखाई देगा, और इससे कंफर्म हो जाता है कि जो भी सॉल्ट आपने लिया हुआ है उसमें अमोनियम आयन प्रेजेंट है ना। अगर कोई गैस है तो वो अमोनिया गैस है, अगर गैस के साथ कराओगे और रेडिश ब्राउन का पीपीटी मिल जाएगा, तो ये वो कंफर्म हो जाएगा गैस कौन सी है, अमोनिया गैस है, ठीक है। क्योंकि ये अमोनिया गैस का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आयोडाइड ऑफ मिलन बेस है ना, इसमें ब्राउन पीपीटी बनता है। बाकी यूजेस हैं अमोनिया के, यूजेस में देख लीजिए अमोनिया है, ठीक है, रेफ्रिजरेटिंग एजेंट भी होती है अमोनिया, है ना, ठीक है। दूसरा क्या है, मेकिंग अमोनियम फर्टिलाइजर, इससे हम लोग अमोनियम फर्टिलाइजर्स का भी फॉर्मेशन करते हैं इंडस्ट्री। कैन अमोनियम नाइट्रेट, है ना, ये सब हम लोग अमोनिया गैस से ही बनाते हैं, ठीक है। और अमोनिया गैस से हम लोग नाइट्रिक एसिड का भी प्रोडक्शन करते हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। नाइट्रिक एसिड बनाने में भी अमोनिया का यूज करते हैं, और उसको जिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं उसको बोलते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिससे हम लोग अमोनिया गैस से क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। क्लियर है बात, बोलो भाई, Yes, sir. है ना। तो ये अमोनिया का कंप्लीट हो गया, रिएक्शन सारी हो गई, ठीक है। अब इसके बाद देखो, हाइड्राइड में दो ही कंपाउंड हम लोग को पढ़ने हैं नाइट्रोजन फैमिली में, अमोनिया पढ़ना है, फॉस्फीन पढ़ना है, ठीक है। दो ही ये हाइड्राइड है हम लोग के उसमें। तो अब हम लोग सेकेंड हाइड्राइड पढ़ने जा रहे हैं, फॉस्फीन। फॉस्फीन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है PS3। फॉस्फीन का फॉर्मूला क्या होता है, PS3, ठीक है। अच्छा, इसको बनाने का क्या मेथड है, तो इसका एक मेथड है कि कोई आप मेटल फॉस्फाइड ले लीजिए, मेटल फॉस्फाइड, और उसकी हाइड्रोलिसिस करा दीजिए वाटर के साथ, तो उसकी हाइड्रोलिसिस कराने से आपको फॉस्फीन गैस मिलने लगेगी। मेटल फॉस्फाइड की जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो गैस क्या बनेगी, फॉस्फीन गैस, प्लस मेटल अपना क्या बना देगा, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये सिंपल एक आयनिक टाइप की रिएक्शन है, ये कोई रिडॉक्स रिएक्शन है। जैसे आपने कैल्शियम फॉस्फाइड लिया, तो इसको जैसे ही पानी में डालोगे तो बेटा ये आयनाइज हो जाएगा कैल्शियम आयन में, और किसमें, फॉस्फाइड आयन में, और वाटर आयनाइज होके क्या दे देगा, H+ आयन और OH-, ठीक है। अब अपोजिट आयन आपस में आप कंबाइन कर दो, तो इसके कैल्शियम आयन इसके हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कंबाइन होंगे, तो ये क्या बना देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसके फॉस्फाइड आयन H+ आयन से कंबाइन होके क्या बना देंगे, फॉस्फीन गैस। बोलो भाई, आ रही Yes, बात sir. समझ में। यस सर। तो एक फॉस्फाइड के साथ 3 हाइड्रोजन कंबाइन होंगे तब जाके एक मॉलिक्यूल अमोनिया, सॉरी, फॉस्फीन गैस बनेगी, और एक कैल्शियम के साथ 2 हाइड्रोक्साइड जुड़ेंगे तब बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सिंपल है, आयनिक रिएक्शन है ना। दूसरा जो मेथड है ना, ये आप लोग फिल करते रहिए, आप लोगों ने अगर प्रिंट आउट निकाल लिया होगा तो हमें लग रहा है थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं लिखना पड़ रहा होगा, मेन मेन बातें लिखनी होंगी, है ना। Yes, sir. है ना, हमें लग रहा है कुछ ही बच्चों ने निकलवाया प्रिंट आउट।
चलो अच्छा, सेकेंड मेथड पढ़ते हैं। सेकेंड मेथड क्या है? लैब मेथड है ना। लैब मेथड क्या कहता है, मतलब लैब में कैसे हम लोग बनाते हैं। लैब मेथड मतलब सबसे पहले जो मेथड दिया गया था फॉस्फीन बनाने के लिए, जिसको कंसीडर किया गया था, उसमें व्हाइट फास्फोरस से बनाया गया था। व्हाइट फास्फोरस लिया गया था। व्हाइट फास्फोरस का फॉर्मूला होता है P4, और उसमें स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दिया गया था NaOH, और थोड़ा सा वाटर, ठीक है, एक्वस NaOH लिया गया था। और जिस भी कंटेनर में रिएक्शन करा रहे थे उसमें एयर उससे निकाल लेते थे हम लोग। मतलब उस कंटेनर को बोलते थे इनर्ट एटमॉस्फेयर, वहां पे हम लोग मेंटेन करते हैं, है ना। फॉस्फीन के बनाते समय एटमॉस्फेयर इनर्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे इस चीज का भी रीजन है, अभी बताऊंगा क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फॉस्फीन गैस, इसमें व्हाइट फास्फोरस जब एनोसिडेट करता है तो यहाँ पे एक डिस्प्रपोर्शनेशन टाइप की रिएक्शन होती है, और फास्फोरस जो होता है वो बेसिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, और एक बार वो ऑक्सीडाइज होगा, एक बार वो रिड्यूस हो जाएगा। तो फॉस्फीन जो बनेगा उसमें देखा जाए तो वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि फास्फोरस 0 से -3 में जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। लेकिन इसमें एक सॉल्ट भी बनता है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बोलते हैं, और इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +1 आएगी। तो यहाँ पे फास्फोरस जब जा रहा है ना 0 से +1 में, तो वो बेटा ऑक्सीडाइज होके जा रहा है। तो यहाँ पे एक डिसप्रपोर्शनेशन टाइप की रिएक्शन हो रही है कि फास्फोरस का रिडक्शन भी हो रहा है और साथ ही साथ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन कैसी है? एक डिसप्रपोर्शनेशन टाइप रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी है ना, पता होना चाहिए कि व्हाइट फास्फोरस रिएक्शन NH से कराते हैं तो फॉस्फीन गैस बनती है। ये इसका लैब मेथड है, और ये रिएक्शन एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। फिर इसमें क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो इनर्ट एटमॉस्फेयर है इसको क्यों लेते हैं हम लोग, है ना। इनर्ट एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में क्यों फॉस्फीन बनाते हैं हम लोग। तो उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे जो बेटा फॉस्फीन बन रही है ना, ये फॉस्फीन जो होती है वो प्योर नहीं होती, ये फॉस्फीन इनप्योर होती है। इनप्योर का मतलब समझ रहे हो? इसमें क्या होता है कि फास्फोरस के कुछ हाइड्राइड भी बनते हैं एज ए बाई प्रोडक्ट, है ना, जिनका परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन 7, 8, 10%, कुछ परसेंट में 10% के आसपास बनते ही है, ठीक है। तो फॉस्फीन जो यहाँ बन रही है उसमें फॉस्फीन तो है ही, है ना, उसके साथ कुछ क्या है, फास्फोरस के हाइड्राइड है। ये हाइड्राइड P2S4 होता है और P2SH6 होते हैं, ठीक है। और ये जो हाइड्राइड होते हैं ये कंबसिव टाइप के नेचर के होते हैं, ठीक है। ये बहुत स्टेबल नहीं होते हैं, इनका इग्निशन टेम्परेचर भी बहुत कम होता है। तो जैसे ही फॉस्फीन गैस एयर के कांटेक्ट में आती है तो ये विगरसली ऑक्सीडाइज होने लगते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये फास्फोरस के जो ऑक्साइड है, हाइड्राइड जो बन रहे हैं उसके साथ, ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल टाइप के हैं। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये फायर कैच करने लगते हैं, एक्चुअली ये बर्न होने लगते हैं। और जब बर्न होते हैं तो इस तरह की स्मोकी रिंग्स बनती हुई दिखाई देती है। जैसे ही फॉस्फीन गैस एयर के कांटेक्ट में आती है तो ऐसे वो धुएं के छल्ले बनाने लगती है। मतलब वो, अगर आप लैब में ऐसी रिएक्शन कर रहा हो, मतलब लैब में फॉस्फीन गैस को अगर खुला छोड़ दो एयर के कांटेक्ट में, तो वो ऐसे बर्न होने लगेगी और इसमें स्मोकी रिंग्स, वॉर्टेक्स रिंग बनने लगेंगे, ठीक है। एक्चुअली वो वॉर्टेक्स रिंग मेटा फास्फोरिक एसिड के होते हैं, क्योंकि जो फास्फोरस हाइड्राइड है ना O2 से रिएक्ट करके मेटा फास्फोरिक एसिड बनाने लगते हैं, तो मेटा फास्फोरिक एसिड के वॉर्टेक्स रिंग बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको जब हम लोग बनाते हैं लैब में तो वहां पे इनर्ट एटमॉस्फेयर रखते हैं। इनर्ट एटमॉस्फेयर मतलब ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, एयर से ऑक्सीजन को हटा लीजिए, केवल नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है तो ऐसे एटमॉस्फेयर को इनर्ट एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन क्योंकि रिएक्ट नहीं करती है। नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो 700 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे ये रिएक्ट ही नहीं करती किसी, पता है ये बात। नाइट्रोजन 700 से बिलो टेम्परेचर पे किसी भी गैस से रिएक्ट नहीं करती है। इसीलिए नाइट्रोजन को
इनर्ट गैस की तरह ट्रीट किया जाता है। अच्छा, ये बात पता है आपको, जैसे आप लोग लेज वगैरह खाते होगे, लेज कुरकुरे खाते हो कि नहीं खाते हो? यस। तो उसमें जो पैकेट होता है लेज, ये जितने भी इस तरह के होते हैं, उसमें पैकेट देखा होगा कि फूला फूला सा रहता है ना? जब फाड़ो तो वो उससे गैस निकलती है बाहर, लेकिन वो जो फूला फूला रहता है ना, उसमें कौन सी गैस होती है बनाते नाइट्रोजन। समय? हाँ, बनाते समय उसमें नाइट्रोजन डाल देते हैं, क्योंकि देखो नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो आसानी से रिएक्ट नहीं करती है। मान लो उसके अंदर जो भी है ना, खाने का मसाला जो भी है, उससे वो रिएक्ट नहीं करेगी। दूसरी, ये प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज होती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस का डुअल बिहेवियर होता है ना? प्रिजर्वेटिव भी है एक तरह से, और दूसरी वो इनर्ट गैस है, मतलब खाने का जो भी मटेरियल है उसमें बैक्टीरिया नहीं पनप पाएंगे, क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन भर देंगे तो वहां समस्या हो जाएगी कि ये तो आपको पता ही होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हर जगह होते हैं, पता है ना? जैसे हम लोग खाना खाते हैं, यस। अगर कोई जो आपने बिल्कुल फ्रेश खाना बनाया है, मतलब बिल्कुल फ्रेश खाना आपने बनाया है, उसको भी आप अगर माइक्रोस्कोप से देखें ना, तो भी उसमें बैक्टीरिया नजर आएंगे। ठीक है, लेकिन वही बात है कि वो फ्रेश फूड होता है और वो बैक्टीरिया हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस नहीं होते हैं। लेकिन अगर उन्हीं को ऑक्सीजन मिल जाए, उन्हीं बैक्टीरिया को ऑक्सीजन मिल जाए थोड़े लंबे समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, तो उन बैक्टीरिया का फर्मेंटेशन होने लगता है ना? और बैक्टीरिया जब फर्मेंटेशन होते हैं तो बैक्टीरिया अपना नेचर लॉस डिजनरेट होने लगते हैं, और वो फिर टॉक्सिक हो जाता है फूड, है ना? वो थोड़ा आपको हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग हो जाए। अब 2 दिन रखा हुआ खाना खा लो तो है ना, दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो वही बात है। तो जो भी फूड है उसमें बैक्टीरिया वगैरह कुछ तो होते ही हैं, लेकिन अगर आप नाइट्रोजन गैस फिल करोगे तो वो बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो पाएंगे, है ना? तो इसलिए नाइट्रोजन को यूज करते हैं। चलो भैया, है ना, बहुत बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। आज अच्छा ही बताओ, थोड़ी सर्दी है क्या? थोड़ी मुझे ठंड भी लग रही है, मुझे ही लग रही है कि सही में है सर परसों से। है सर। है ना? मौसम चेंज हुआ है इस बीच में, अभी सर आप थोड़ा थोड़ा बीमार, सर आपकी आवाज से लग रहा है। हाँ, नहीं तुम सही कह रहे हो, आज सुबह से हल्का हल्का मतलब जुकाम भी है। जुकाम तो है ही है, साथ में इस समय थोड़ा लग रहा है कि फीवर भी आ रहा है, लेकिन बहुत हल्का सा है। लेकिन उसको मेडिसिन लेना पड़ेगा, नहीं तो कल तक ज्यादा खराब हो सकती है। ठंड वंड लग गई लग रहा। ठीक है, अभी देखो इसके बाद अगला मेथड देखो, तीसरा मेथड क्या है? ये मेथड बोलते हैं कि अगर कोई फॉस्फोनियम सॉल्ट ले ले हम लोग, फॉस्फोनियम सॉल्ट। फॉस्फोनियम सॉल्ट मतलब ऐसा सॉल्ट जिसका कटायन में फॉस्फोनियम आयन हो। फॉस्फोनियम आयन इसको बोलते हैं, PH4+ को। ठीक है, एनायन कोई भी हो सकता है, कटायन में फॉस्फोनियम होना चाहिए, और उसमें आप अगर बेस ऐड कर दीजिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस ही ऐड करिएगा, तो उसमें जो गैस लिबरेट होगी वो फॉस्फीन गैस लिबरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बोलते हैं व्हेन फॉस्फोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद बेस इट गिव्स फॉस्फीन गैस। ये एक रूल है ना? बहुत सारी इनऑर्गेनिक रिएक्शन रूल से चलती हैं। अगर आपको ये रूल पता है तो बहुत आसानी से रिकॉल कर ले जाओगे कि क्या होने वाला है। तो फॉस्फोनियम आयोडाइड की रिएक्शन जैसे मैंने करा दिया NaOH से, और आपको थोड़ा भी याद है कि फॉस्फोनियम सॉल्ट बेस रिएक्ट करके फॉस्फीन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बना देंगे? फॉस्फीन गैस। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? फॉस्फीन। बाकी बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, जैसे इसका कटायन, इसका एनायन, ये भी आयनिक टाइप की रिएक्शन है बेटा, तो NaI बन जाएगा, और इसका एक H निकलेगा और इसका OH- वाटर बन जाएगा, तो ये बाई प्रोडक्ट बन जाएंगे। लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है वो फॉस्फीन है। दूसरा, फॉस्फोनियम ब्रोमाइड अगर ले, तो फॉस्फोनियम ब्रोमाइड भी आयनिक कंपाउंड है, वो आयनाइज होकर फॉस्फोनियम आयन ब्रोमाइड आयन में कन्वर्ट होगा,
और इधर वो K+OH-, ठीक है। तो एक तो सॉल्ट बन जाएगा KBr, है ना, इससे फॉस्फीन अलग हो जाएगी, एक H+ बचेगा, ये H+ और OH- मिलके वाटर बन जाएगा। तो आप सारे प्रोडक्ट बहुत इजीली लिख सकते हो अगर आप थोड़ा भी इसको समझ के करोगे तो, है ना। तो फॉस्फीन बना दीजिए, प्लस KBr बन जाएगा, प्लस वाटर बन जाएगा, ठीक है। सिंपल आयनिक रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन रिडॉक्स नहीं है, ये सिंपल आयनिक रिएक्शन है। इसके बाद है नेक्स्ट मेथड, बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड को अगर हम लोग स्ट्रांगली हीट कर दें तो भी फॉस्फीन बन जाता है। देखो इस क्यों बन जाता है, इसमें तो लॉजिक क्या है कि देखो फास्फोरिक एसिड में फास्फोरस की अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो +3 है, और +3 फास्फोरस की इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर है। ये हम लोगों ने पढ़ा भी था कि अगर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर उसके हाईएस्ट से कम है और लोवेस्ट वाली से ज्यादा है, मतलब बीच में लाई कर रही है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ऐसे कंपाउंड आसानी से डिस्प्रपोर्शनेट होने लगते हैं, है ना। तो सेम यही चीज यहाँ भी देखने को मिलता है कि जो फास्फोरिक एसिड है ना, इसमें फास्फोरस +3 में बैठा हुआ है, जो कि उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर से कम है और लोवेस्ट वाली से ज्यादा है ना। अब जब इसको हीट करते हैं तो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, इसका एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होके बना देता है आर्थोफास्फोरिक एसिड, मतलब वो 3 से 5 में चला जाता है ऑक्सीडाइज होके, और एक रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस वाला +3 से -3 में चला जाएगा। रिड्यूस जो होगा ना वो +3 से -3 में जाएगा, और फास्फोरस अगर -3 में जाएगा तो फास्फोरस का -3 में यही एक कंपाउंड होता है में फॉस्फीन गैस बन गई। तो यहाँ पे फास्फोरिक एसिड को हीट कर रहे हैं, और हीट करने पे वो डिस्प्रपोर्शनेट होके फॉस्फीन गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। एक मोल बन रहा है आर्थोफास्फोरिक एसिड, इसका नाम जरूर लिख लीजिएगा, काफी फेमस एसिड है ये, आर्थोफास्फोरिक एसिड। प्लस फॉस्फीन बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? यस। तो ये वैसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फॉस्फीन की। देखो फॉस्फीन जैसा अमोनिया है, अमोनिया का कलर नहीं होता है, कलरलेस गैस है, वैसे ही अमोनिया के जस्ट नीचे बैठा हुआ है फास्फोरस, नाइट्रोजन के जस्ट नीचे बैठा हुआ है, तो इसका भी नेचर थोड़ा मिलता जुलता है। फॉस्फीन का भी कलर नहीं होता है, कलरलेस गैस है, लेकिन इसका ऑर्डर बहुत स्पेसिफिक होता है, हाईली स्पेसिफिक ऑर्डर है। इसके ऑर्डर को बोलते हैं रॉटन फिश स्मेलिंग गैस होती है ना, इतना स्पेसिफिक ऑर्डर है। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा बोल दे कि कोई कंपाउंड है मान लो एक्स करके, और उसकी रिएक्शन किसी से कराई फलाना ढिमाका से, और उसमें कोई गैस बनी और बोल दे वो गैस रॉटन एग स्मेलिंग गैस है, ऐसा वो बोल दे रॉटन फिश स्मेलिंग गैस, तो समझ जाना रॉटन फिश स्मेलिंग गैस किसकी होती है, फॉस्फीन की ही होती है, ठीक है। रॉटन इस फिश स्मेलिंग गैस फॉस्फीन की ही होती है, तो ये बहुत हाईली स्पेसिफिक ऑर्डर है, ठीक है। अच्छा, रॉटन एग स्मेलिंग गैस किसकी होती है? H2S H2S है ना, हाँ good। ये दो गैसें काफी पॉपुलर है, हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पे कई गैसों के, कुछ गैसों के बहुत स्पेसिफिक ऑर्डर भी है। तो रॉटन एग बोले तो समझना H2S गैस है, और रॉटन फिश स्मेलिंग गैस बोले तो फॉस्फीन गैस। अच्छा, फॉस्फीन गैस बोलते हैं कि ये इट एक्सप्लोड इन कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉस्फीन गैस बोलते हैं कि किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कांटेक्ट में जब आती है, जैसे नाइट्रिक एसिड या क्लोरीन या ब्रोमीन के वेपर की प्रेजेंस में, तो ये अचानक से एक्सप्लोड होती है, मतलब सडनली डिकम्पोज होती है। मतलब ये इतने खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि उसके जो फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसी को तोड़ देते हैं पूरी तरह से। डिकम्पोज मतलब हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में अलग और फास्फोरस अलग, और जब ऐसा होता है तो वो सडनली डिकम्पोज करता है फास्फीन, है ना। तो ये ध्यान रखना कि ये भी एक उसकी एक टिपिकल बिहेवियर में से एक। फॉस्फीन का रिएक्शन कभी भी आपसे इनसे पूछा जाए
तो उसमें कोई प्रोडक्ट मत बनाइएगा, उसमें बोल दीजिएगा कि फॉस्फीन क्या है, एक्सप्लोड हो रही है। कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, क्लोरीन, ब्रोमीन वेपर। फ्लोरीन भी लिख सकते हो, फ्लोरीन तो और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग है, फ्लोरीन से भी बढ़िया। ठीक है, तो ये इसका बिहेवियर है। तो इसकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो वो डिकम्पोज ही हुआ जा रहा है, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, KMnO4, K2Cr27, इनके साथ तो इसकी कोई रिएक्शन ही नहीं बन पाएगी। तो इसकी रिएक्शन लिमिटेड है, इतनी ज्यादा नहीं है, कुछ ही रिएक्शंस है। देखो जो है वो वाली देख लेते हैं कि इसमें एक फॉस्फीन की काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि फॉस्फीन की रिएक्शन अगर डी ब्लॉक के सॉल्ट के साथ करा दी जाए, डी ब्लॉक एलिमेंट का कोई सॉल्ट ले लिया जाए, उसके साथ कराई जाए, तो उसमें फॉस्फीन मेटल के साथ फॉस्फाइड बना देगा, है ना। फॉस्फीन जो है वो जो भी डी ब्लॉक मेटल है, उस डी ब्लॉक मेटल के साथ क्या बना देगा, फॉस्फाइड। फॉस्फाइड आयन इसको बोलते हैं, P3- को। फॉस्फाइड आयन ये होता है P3-, और प्लस एक कोई एसिड बन जाएगा, बाई प्रोडक्ट में एसिड बनता है इसमें। ठीक है, जैसे देखो रिएक्शन देखने से जल्दी समझ में आएगी। जैसे आपसे बोला कि कॉपर सल्फेट प्लस फॉस्फीन, ठीक है। तो कॉपर आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है और उसका आपने सल्फेट ले लिया, रिएक्शन फॉस्फेट, तो आप इसमें फॉस्फाइड बना दीजिए। देखो आप इसको ऐसे लिखिए, कॉपर की वैलेंसी लिखो तो कितनी है, 2+, फॉस्फाइड होता है P3-। अब आप इसका कंपाउंड बनाओ तो वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा Cu3P2। क्या बन जाएगा इसमें, Cu3P2, है ना। क्यूप्रिक फॉस्फाइड इसको बोलेंगे, क्यूप्रिक फॉस्फाइड। तो बस यही आपका प्रोडक्ट हो गया, Cu3P2 प्लस। अच्छा, जो एसिड है उसको भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि आपको याद करना है। आप ऐसे समझो, देखो कॉपर और फॉस्फाइड मिलके क्या बना दिए, कॉपर फॉस्फाइड। अब इसका एनायन बचेगा, तो इसका एनायन बेटा निकलेगा यहाँ से सल्फेट आयन, और यहाँ से निकलेंगे H+ आयन। तो सल्फेट आयन, H+ आयन मिलके बना देंगे सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो आप सिंपली इसको समझ सकते हो। अब जैसे ये वाली आप ही लोग बताओ, HgCl2 प्लस फॉस्फीन, इसमें बताओ क्या बनना चाहिए। G3P2 Hg3P2 बन जाएगा, ठीक है, करेक्ट। ठीक है, मर्क्यूरिक फॉस्फाइड बोलेंगे इसको हम लोग, है ना, बिल्कुल सही। बाकी HCl अलग हो जाएगा, यहाँ से क्लोराइड आयन निकलेंगे, यहाँ से H+ आयन, और ये दोनों कंबाइन होकर HCl बना देंगे। हाँ, एक रिएक्शन इसमें थोड़ा एबनॉर्मल वे में होती है। जैसे सिल्वर का कोई सॉल्ट ले लिया जाए, सिल्वर नाइट्रेट ले लिया गया और उसकी फॉस्फीन से कराएंगे, तो इसमें एक्चुअली एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट तो ये है कि सिल्वर आयन, Ag3 फॉस्फाइड आयन, हाँ Ag3P, सिल्वर फॉस्फाइड बनना तो बेटा ये चाहिए, है ना। तो बोलते हैं कि ये बनता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये थर्मली अनस्टेबल होता है। अच्छा, आप लोग एलिंगम डायग्राम पढ़ ही चुके हो, वहां पे आप लोग देखा था कि सिल्वर की लाइन काफी ऊपर होती है ना, देखा था कि नहीं। Yes sir. वहां पे वैसे यस हम सर। लोगों ने सिल्वर के ऑक्साइड के लिए देखा था, क्योंकि एलिंगम डायग्राम बेसिकली मेटल ऑक्साइड के लिए बनाए गए थे, है ना। तो आपने देखा था कि सिल्वर का ऑक्साइड का डेल्टा जी काफी सब ऊपर चल रहा था, और उसका जो डेल्टा जी का लाइन है वो बहुत जल्दी जीरो वाली लाइन को क्रॉस करता है, कुछ ऐसा बनता है सिल्वर। सिल्वर के ऑक्साइड, सिल्वर का ऑक्साइड भी बहुत स्टेबल नहीं होता है, 100 डिग्री के ऊपर ये डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही सिल्वर का जो फॉस्फाइड होता है, अगर उसका आप देखो एलिंगम डायग्राम, ठीक है, वैसे एलिंगम डायग्राम मेटलर्जी में केवल ऑक्साइड के ही पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एलिंगम डायग्राम केवल ऑक्साइड के लिए बनते हैं। आप सल्फाइड के, फॉस्फाइड सबके मतलब सबके एक्सपेरिमेंटली आप गूगल में सर्च मारो, सारे मिल जाएंगे। ठीक है, वो तो 12th क्लास में केवल मेटलर्जी में ऑक्साइड वाले ही पढ़ाए जाते हैं। तो सिल्वर का जो फॉस्फाइड होता है, ये भी थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है ना। इसका भी डेल्टा जी थोड़ा सा ही हीट करने पे
इसका भी डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाता है। तो बोलते हैं ये बनता जरूर है, लेकिन हीटिंग कंडीशन, क्योंकि रूम टेम्परेचर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रूम टेम्परेचर पे ही अनस्टेबल हो जाता है, मतलब बनते ही डिकम्पोज हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाता है, ये डिकम्पोज होके सिल्वर, फ्री सिल्वर दे देगा, है ना। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर कभी पूछ लिया जाए तो Ag3P हो सकता है कि ऑप्शन में डाल देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आप इसमें टिक मत लगाना, आप सिल्वर को ही कंसीडर करना, ठीक है। इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिल्वर बनेगा, ठीक, क्लियर। है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, सिल्वर वाली रिएक्शन पूछी भी गई है, इसलिए 2-3 बार इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिल्वर नाइट्रेट प्लस फॉस्फीन। तो इसमें Ag3 बनते ही डिकम्पोज हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, प्लस S3PO3 अलग हो जाएगा, ठीक है। एक रिएक्शन तो ये हो गई। अगली रिएक्शन क्या है, अगली रिएक्शन है फॉस्फीन इज वीक बेस एज कंपेयर टू अमोनिया। हाँ, कभी फॉस्फीन और अमोनिया में कंपैरिजन हो कि कौन अच्छा बेस है कौन वीक बेस है, तो बोलते हैं फॉस्फीन बेटा अमोनिया से वीकर बेस है, वीक बेस है। कोई पूछे क्यों ऐसा है, क्यों वीक बेस है, तो इसमें बोलते हैं कि जो फॉस्फीन का लोन पेयर होता है, फॉस्फीन में जो फास्फोरस एटम पे लोन पेयर होता है, वो उसके इनएक्टिव s ऑर्बिटल का पार्ट होता है, वो उसके इनएक्टिव s ऑर्बिटल थर्ड पीरियड का है ना, तो वो 3s ऑर्बिटल में रहता है। जबकि अमोनिया, अमोनिया का जो लोन पेयर होता है, अच्छा बताओ मुझे कोई अमोनिया का लोन पेयर किस ऑर्बिटल में होता है। 2p। अमोनिया में और 2s। हाइब्रिडाइजेशन, अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन होगा ना, तो अमोनिया में जब सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल 2s और 2p हाइब्रिडाइज करते हैं, तो उसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, और उसका जो लोन पेयर होता है वो उसके हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल में होता है। अच्छा, फॉस्फीन में डेग्रोज रूल के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं है, इसलिए उसका लोन पेयर उसका 3s ऑर्बिटल 3p के साथ मिक्स नहीं होता है, तो उसका लोन पेयर 3s में ही पड़ा रह जाता है, प्योर 3s ऑर्बिटल में। लेकिन अमोनिया में तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, अमोनिया में नाइट्रोजन का 2s ऑर्बिटल और उसका 2p ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो जाते हैं, हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, और इसमें sp3 टाइप के क्या बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और उसमें वैसे टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि जितने प्योर ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही बनते हैं, लेकिन उन 4 में से एक में लोन पेयर रहेगा, बाकी 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि अमोनिया का लोन पेयर उसके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का पार्ट होता है ना, जबकि फॉस्फीन का लोन पेयर उसके s ऑर्बिटल में होता है। अब आप ऐसे समझो कि एक एटम का लोन पेयर उसके s ऑर्बिटल में है, s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, spherical, स्फेरिकल। स्फेरिकल होता है ना, मान लो उसका लोन पेयर s ऑर्बिटल में। और नाइट्रोजन का हाइब्रिड में है, हाइब्रिड में थोड़ा सा s करेक्टर है और थोड़ा सा p करेक्टर भी है, तो डंबल टाइप का शेप होगा। तो लोन पेयर को कोऑर्डिनेट करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, लोन पेयर डोनेट करने की, s ऑर्बिटल की कि p ऑर्बिटल, उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल की, हाइब्रिड। हाइब्रिड की। हाइब्रिड ऑर्बिटल की, है ना। क्योंकि जितने जैसे जैसे p करेक्टर बढ़ता है, तो वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग electronegativity बढ़ती है। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी रिलेट कर सकते हो, पी करेक्टर अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनिटी कम होती है, इलेक्ट्रोनिटी कम होती है तो ऑर्बिटल के ओवरलैप करने का एक्सटेंट बढ़ता है ना। तभी आपने पढ़ा होगा कि पीपी ओवरलैपिंग सबसे इफेक्टिव होती है, फिर एसपी होती है, फिर एसएस होती है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का ऑर्डर ये पढ़ा जाता है केमिकल बॉन्डिंग में। तो मेन बात मैंने आपको बता दी कि जो कहानी है, तो कभी पूछा जाए कि फॉस्फीन वीकर बेस क्यों है, तो आप टू द पॉइंट बोल दीजिएगा कि फॉस्फीन में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है,
उसका जो लोन पेयर है उसके इनएक्टिव एस ऑर्बिटल का पार्ट। और बहुत अच्छा बेस नहीं है, वीकर बेस है। तो देखो, अगर वीकर बेस है तो ये नॉर्म किसी अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड बहुत स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, है ना। ये आप लोगों ने एसिड बेस थ्योरी पढ़ा होगा कि जो वीकर बेस होते हैं वो रिलेटिवली वीक एसिड के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम रखते हैं। लेकिन वीकर बेस है तो वो अगर किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको मिलेगा कि फॉस्फीन एक वीक बेस होता है। जब इसकी रिएक्शन HCl से कराते हैं या HF से कराते हैं तो नो रिएक्शन, नहीं करता रिएक्ट। फॉस्फीन HCl या HF के साथ कहीं पूछ लिया जाए क्या बनेगा, तो आप ये फॉस्फोनियम क्लोराइड मत बना दीजिएगा, ठीक है, रिएक्शन नहीं होगी। या कई बार आपसे उल्टा पूछा जाएगा कि फॉस्फोनियम क्लोराइड एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, ऐसे भी पूछ सकता है ना। तो बता दिएगा कि फॉस्फीन वीक बेस है, वो रिलेटिवली वीकर एसिड से नहीं रिएक्ट करेगा। और HCl से ज्यादा अच्छा एसिड अगर हेलोजन के हाइड्राइड में देखो तो HBr HCl से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है। ये ऑर्डर तो पता ही होगा आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का, Yes, sir. ठीक है। तो वही फॉस्फीन जो HCl से नहीं रिएक्ट कर रहा है वो HBr से रिएक्ट कर जाता है ना। HBr HI दोनों से रिएक्ट कर जाता है और अपना आयोडाइड फॉस्फोनियम आयोडाइड बना देता है, ब्रोमाइड भी बन जाता है। लेकिन ब्रोमाइड को थोड़ा लो टेम्परेचर पे रखना होता है क्योंकि ये भी बहुत स्टेबल नहीं होता, तो हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज करने लगता है, ठीक है ना। तो लेकिन HCl के साथ तो रिएक्शन ही नहीं होती इसकी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि फॉस्फीन बहुत वीक बेस है, उसका जो लोन पेयर है वो उसके s ऑर्बिटल में है, इसलिए वो HCl HF के साथ रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन उससे ज्यादा स्ट्रेंथ वाले जो एसिड है उनके साथ रिएक्ट कर जाता है। HBr के साथ रिएक्ट कर जाएगा, HI के साथ कर जाएगा, HCl के साथ फॉस्फीन की रिएक्शन नहीं होती, सर ठीक है। सर वो अपने हाँ फॉस्फीन को हाँ, वीक एसिड क्यों लिखा है? फॉस्फीन वीक बेस है, सॉरी वो गड़बड़ लिख गया है यस सर। एसिड नहीं है, फॉस्फीन बेस है, वीक बेस है ना, ठीक है। फॉस्फीन वीक वीक बेस है और इसलिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तभी उसके साथ ये करेगा। अच्छा, फॉस्फीन का अगर कभी कोई ऑक्सीडेशन पूछे कि फॉस्फीन का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो फॉस्फीन ऑक्सीडाइज होके बना देगा आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये थोड़ी फोटोकेमिकल टाइप की रिएक्शन होती है, डार्क में नहीं होती है, थोड़ा सा सनलाइट की प्रेजेंस रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये फॉस्फीन की रिएक्शन हो गई, है ना। एक चाहो तो ये भी लिख लो, फॉस्फीन की रिएक्शन कभी क्लोरीन से पूछी जाए तो फॉस्फीन, अच्छा प्रेडिक्ट करो क्या बनना चाहिए। हाँ ठीक है, जैसे अमोनिया की रिएक्शन करा रहे थे ना क्लोरीन से, वैसे ही आप समझ सकते हो कि क्लोरीन एक एक करके सारे H हटा रहा था, तो इसमें क्या बनेगा, पहले बनेगा PCl3। लेकिन अगर क्लोरीन एक्सेस में लिया गया है, अगर देख लेना कि क्लोरीन अगर एक्सेस में है तो मेजर प्रोडक्ट बनाइएगा PCl5, ठीक है ना। PCl3 बनेगा, लेकिन वो क्लोरीन से फर्दर ऑक्सीडाइज है। क्लोरीन ठीक ठाक मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो फास्फोरस को 3 से 5 में आसानी से ऑक्सीडाइज कर देगी। तो मतलब क्लोरीन एक्सेस में है तो बेटा PCl5 बनेगा मेन प्रोडक्ट, ठीक है। अब फॉस्फीन का यूज अगर कभी पूछा जाए तो फॉस्फीन का यूज कैसे, इसका यूज भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फॉस्फीन को हम लोग यूज करते हैं इन मेकिंग होम सिग्नल, होम सिग्नल के को में यूज करते हैं। क्या होते हैं होम सिग्नल, पता है किसी को? देखो ये होम सिग्नल जो होते हैं ये एक्चुअली
आपको कैसे समझाएं? ये एक्चुअली नेवी में जो शिप वगैरह होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी ओशियन में अच्छा लाइट देते हैं। हाँ देखो समझ लो, इसका मतलब बता देते हैं। जैसे मान लो होता क्या है कि ओशियन में आपका मान लिए शिप भटक गया, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि देखो जो शिप होते हैं वो ओशियन में भटक जाते हैं। भटकने का मतलब क्या है कि जैसे जो राडार सिस्टम है, जो उनको जो सिग्नल वगैरह मिलते हैं, है ना, क्योंकि ओशियन में कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई रास्ते होते हैं जैसे हम लोग अपने सिटी के अंदर तो गलियां मोहल्ले होते हैं कि हाँ भाई गूगल चलना है कहीं न, लेकिन वही बात है कि ओशियन में अगर कोई शिप चल रहा है तो उसके लिए आपको सिग्नल्स मिलते रहते हैं, उन सिग्नल को फॉलो करना होता है और उसी डायरेक्शन में जहाज को मोड़ते जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन कई बार भटक जाते हैं जहाज वगैरह, तो उसमें उसमें एक ये होता है कि अगर आपका जहाज भटक गया है, जो भी कुछ भी समस्या आ गई है आपको जहाज में, और एक बगल से कोई दूसरा शिप जा रहा है, मतलब थोड़ी से कुछ किलोमीटर की दूरी से, और आपको उससे हेल्प मांगनी है, ठीक है। तो उसको हेल्प मांगने का एक तरीका होता है, ठीक है, कि आप संकट में हैं और बगल में पड़ोसी जो शिप है वो आपको हेल्प करे, तो उसके लिए क्या होता है, कंटेनर रखे होते हैं। शिप में कुछ कंटेनर रखे होते हैं और उन कंटेनर के अंदर जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड का मिक्सचर भरा होता है ना। और अगर कोई किसी अच्छा रात के टाइम ये ज्यादा यूज किए जाते हैं, क्योंकि देखो दिन के टाइम तो वो आप उसको इशारा दे सकते हो या कुछ भी है उसका जो है ना मतलब रात के टाइम तो कौन आपकी हेल्प करने आएगा, है ना, अंधेरे में। तो वहां पे सिग्नल देने का इशारा क्या होता है, वो कंटेनर जो होते हैं पानी के अंदर डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। ऊपर एक कैप लगी होती है, कैप को हटा देते हैं, कंटेनर डाल देते हैं, वो कैप से पानी आना शुरू हो जाता है कंटेनर के अंदर। अब जब पानी आता है वो अंदर अंदर क्या पड़े होते हैं, अंदर ये पाउडर फॉर्म में होता है कैल्शियम कार्बाइड कैल्शियम फॉस्फाइड। ये जैसे ही वाटर से रिएक्ट करते हैं तो इसमें रिएक्शन क्या होती है, देखो रिएक्शन आपको बता दूं। कैल्शियम कार्बाइड वाटर से रिएक्ट करके एसिटिलीन गैस बनाते हैं। कौन सी गैस बनाते हैं, C2H2 एसिटिलीन गैस प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम अभी हम लोग ने कब पढ़ा कि कैल्शियम फॉस्फाइड की जब हाइड्रोलिसिस होगी तो कौन सी गैस बनेगी, फॉस्फीन गैस बनेगी, ठीक है। तो होता क्या है कि दो गैसें एक साथ बनने लगती हैं, मतलब एसिटिलीन गैस और फॉस्फीन गैस का मिक्सचर बनता है। और इन दोनों गैसों में एक जुगलबंदी होती है, मतलब ये दोनों गैसें जब एक साथ प्रोड्यूस होती हैं तो रेड कलर की एक ब्राइट ल्यूमिनस लाइट एल्यूमिनेट होती है, जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है ना। रेड कलर की एक ब्राइट इंटेंस लाइट प्रोड्यूस होती है, और वो काफी दूर से भी अगर कोई शिप जा रहा होगा तो वो उस कलर के मतलब लाइट को देखकर समझ जाएगा कि आप उससे हेल्प मांग रहे हो, है ना। इस तरह के सिग्नल्स को इस तरह के सिग्नल्स को ही होम सिग्नल्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये दोनों गैसें जब एक साथ प्रोड्यूस होती है तब इस तरह की ब्राइट ल्यूमिनस लाइट यहाँ पर डेवलप होती है। केवल अकेले फॉस्फीन से नहीं होता है यहाँ पे, फॉस्फीन और एसिटिलीन का ये कॉमन इफेक्ट होता है, इफेक्ट होता है ना, दोनों गैसें एक साथ रिलीज होती हैं तो बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट से है ना, ब्राइट इंटेंस लाइट्स वहां पे एल्यूमिनेट होती है, ठीक है। इसी सिग्नल को क्या बोलते हैं हम लोग, होम सिग्नल। बोलो भाई कुछ समझ में आया कि नहीं? यस। इसका देखो तुम लोग को वीडियो दिखाते हैं यूट्यूब में, यस सर, वीडियो बहुत सही है सर। होम सिग्नल का मैं होम सिग्नल्स मिल जाएगा आपको। तो उससे
LinkText, winner of Apple's Editor's Choice Most Innovative iPad App of the Year, goes beyond reading. Carefully observe the process, how home signal is produced and how it is used. Home signal. This serves as a signal to the approaching ships. The containers, which have a perforated bottom and a hole at the top, are filled with calcium phosphide and calcium carbide. These are thrown into the sea. Water enters the container through the bottom and reacts with calcium carbide and calcium phosphide to give acetylene and phosphine. Phosphine gets ignited spontaneously as it comes in contact with air and also ignites acetylene. Thus, a bright red flame is produced, which is accompanied by a huge smoke due to the burning of phosphine. This serves as a signal to the approaching ships. Calcium phosphide plus water gives phosphine plus calcium hydroxide. Calcium carbide plus water gives acetylene plus calcium hydroxide. ठीक है, थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखना कि कहीं पर क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताइए फॉस्फीन का यूज क्या है, तो आप बोल सकते हो इन होम सिग्नल। और इसका एक यूज और है इन मेकिंग स्मोक स्क्रीन। स्मोक स्क्रीन बनाने में यूज करते हैं, है ना। अंकित ने कह रहा सर ये तो दिन में भी होम सिग्नल यूज कर रहा है। देखो उसमें दिन और रात दोनों में यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सर स्मोक स्क्रीन क्या होता है? स्मोक स्क्रीन क्या होते हैं, ये मिलिट्री वाले यूज करते हैं। मिलिट्री वाले क्या होते हैं, देखो होता क्या है, कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि दुश्मन आप पे भारी पड़ने लगता है, तो आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि जान बचा के भागो। वैसे बोला तो ये जाता है कि भागना अलाउ नहीं होता है, लेकिन जब मुसीबत आती है तो भाई जान है तो जहान है ना। तो एक स्मोक स्क्रीन का मतलब क्या है कि जैसे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे युद्ध हो रहा है, ठीक है, और अचानक से बिल्कुल एक एक बंदे को कई सारे टेररिस्ट ने घेर लिया। अब वहां पे उसको अगर जान बचानी है तो एक ऑप्शन ये होता है कि स्मोक स्क्रीन डेवलप कर सकता है वो। है ना। स्मोक स्क्रीन क्या होते हैं कि उसके पास एक छोटे छोटे जैसे दिवाली में पटाखे नहीं छुड़ाते हम लोग, पटकने वाले, जिसको पटको तो आवाज Yes, आती है, sir. ठीक है, इसी टाइप के लहसुन बम। उनको। हाँ लहसुन। देखो सब पता है इनको। तो लहसुन बम जैसे होते हैं, ऐसे ही आप समझ लीजिए कि उनके पास भी ग्रेनेड टाइप के होते हैं। उसमें फॉस्फीन गैस, एक्चुअली वो फॉस्फीन गैस होती नहीं है, उसमें रिएक्शन जैसे उसको पटकते हैं तो उससे फॉस्फीन गैस रिलीज होती है। और फॉस्फीन गैस एयर के कांटेक्ट में अभी हमने बताया था कि अगर इम्प्योर फॉस्फीन है तो उसमें स्मोकी वॉर्टेक्स रिंग बनने लगते हैं, और इतना ज्यादा कंसंट्रेशन रखा जाता है उसमें, जो भी उसमें सैंपल लिया जाता है जिससे फॉस्फीन बन रही है, कि वो स्मोकी रिंग्स इतने ज्यादा बनते हैं कि आपके चारों तरफ एक धुआं धुआं छा जाएगा। मतलब आपके आस एक स्मोक की स्क्रीन डेवलप हो जाएगी, और आपके आसपास अगर कोई बंदा है तो वो ना आपको देख पाएगा ना आप उसको देख पाओगे। एक भागने का मौका, जान बचाने का मौका मिल जाएगा। स्मोक स्क्रीन उसी को बोलते हैं, ठीक है। मिलिट्री में ज्यादातर ये यूज होते हैं स्मोक स्क्रीन, स्मोक बम होते हैं उन्हीं को यूज होते हैं। तो ये हो गया, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव अमोनिया गैस विद वाटर। कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो वाटर से रिएक्ट करके अमोनिया गैस देंगे, बताइए। सर ABD. ABD. ए बी और डी, ठीक है। पहला वाला तो हो जाएगा क्योंकि मेटल नाइट्राइड है, मेटल नाइट्राइड वाटर से रिएक्ट करके अमोनिया दे देगा, अमोनिया दे. है ना। दूसरा भी मेटल नाइट्राइड ही है, एल्युमिनियम नाइट्राइड भी पानी से रिएक्ट करके अमोनिया दे देगा। तीसरा
कैल्शियम साइनाइड है, एक्चुअली साइनाइड आयन पानी से रिएक्ट करते हैं तो एससीएन गैस देंगे, एससीएन, क्योंकि साइनाइड आयन होंगे सीएन माइनस, और सीएन माइनस वाटर के H प्लस से मिलके क्या बना देंगे, एससीएन। तो इसमें नहीं बनेगा अमोनिया। लेकिन एक हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो साइनामाइड आयन होता है, साइनामाइड आयन ये होता है CNN2 माइनस, और Yes. इसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो इससे भी कौन सी गैस बनती है, अमोनिया। तो अमोनिया गैस 3 केस में बनेगी, ए में, है ना, ठीक आंसर दिया आपने बिल्कुल, ए बी एंड डी, सी में नहीं बनेगी, क्योंकि साइनाइड आयन एससीएन गैस देंगे पानी के अंदर, बट अगर साइनामाइड है तो वो अमोनिया दे देगा। ये वाला बताइए, द कंपाउंड दैट डज नॉट प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसके डिकम्पोजिशन से N2 नहीं बनेगी, डज नॉट प्रोड्यूस। ठीक है, अक्षत करेक्ट है आंसर तुम्हारा। है ना, तो बहुत कॉमन रिएक्शन है। एंड नाइट्रोजन जब पढ़ा था तो वहां पे हम लोगों ने पढ़े थे मेथड, अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हीट करते थे तो N2 बनती थी, क्योंकि जो डाइक्रोमेट आयन होते थे वो अपने ही अमोनियम आयन को ऑक्सीडाइज कर देते थे, है ना, तो इसमें N2 बन जाएगी। अमोनियम नाइट्राइड को हीट करने पे बताया था कि वाटर निकल जाएगा, इसका मतलब डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इससे 2 मोल पानी अगर निकाल दो आप तो N2 ही बचेगी केवल। अमोनियम सल्फेट को हीट करने पे अमोनिया बनती है, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन, क्योंकि सल्फेट जो है वो बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, है ना, ये अमोनियम आयन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं। हाँ, डाइक्रोमेट और परक्लोरेट आयन जो होते हैं वो करते थे। और बेरियम एजाइड पढ़ा था कल उन्होंने, बेरियम एजाइड को हीट करते हैं तो बेरियम अलग हो जाएगा, मेटल अलग हो जाएगा, एजाइड आयन N2 गैस लिबरेट कर देंगे। तो इसमें N2 नहीं बन रही है तो वो केवल एक ही कंपाउंड है, वो है अमोनियम सल्फेट, ठीक है। तो अमोनियम सल्फेट में N2 नहीं बनेगी, आंसर आपका थर्ड हो जाएगा इसमें। हाँ, ये वाला बताना है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये सब ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए अच्छे क्वेश्चन ही मैंने सिलेक्ट किए हुए यहाँ पे। इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है। अब जैसे पहला है कि SSS बॉन्ड एंगल इन S8 एंड S6 रिंग आर सेम, मतलब सल्फर सल्फर बॉन्ड एंगल जो है SSS एंगल वो S8 और S6 रिंग में सेम होगा। है ना, देखो कई बार होता है कि कोई ऑप्शन अगर हमें लग रहा हो कि ये डाउटफुल है या नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे ऑप्शन पढ़ लो। कई बार होता है कि दूसरे ऑप्शन क्लियरली समझ में आ रहे हैं कि हाँ गलत है कि सही है। जैसे सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर हैव एसेट मॉलिक्यूल, तो ये तो हम लोग ने Yes, sir. अच्छे से पढ़ाई था, है ना, रोम्बिक मोनोक्लिनिक का फॉर्मूला सेम ही होता है एसेट, तो ये है तो करेक्ट, है ना, लेकिन हमसे पूछ रहा वो इनकरेक्ट, तो ये तो आंसर नहीं होगा, वन है। 1 हो जाएगा Yes, ना। sir. S2 पैरामैग्नेटिक होता है लाइक ऑक्सीजन, ये भी हम लोगों ने Yes, पढ़ा था। sir. S2 वेपर फेस में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन की तरह, तो ये भी सही है, तो ये भी नहीं है। एसेट रिंग है क्राउन शेप, तो ये भी सही है, एसेट रिंग क्राउन शेप ही होता है, 3 सही है ना। अब इसमें ये वाला पकड़ में आ गलत है, मतलब ये कई बार ऐसा होता है कि ऐसे भी आंसर देते, लेकिन अगर आपको लॉजिक को समझना है तो आप ऐसे समझिए। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, खूब मजे से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। क्या साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोब्यूटेन का बॉन्ड एंगल सेम होता नो। है ना, या साइक्लोऑक्टेन और साइक्लोहेक्सेन का सेम होता है? तो किन्हीं भी 2 साइक्लिक रिंग का बॉन्ड एंगल सेम नहीं होता है, हम लोग जानते हैं। तो जब कार्बन कार्बन की रिंग में बॉन्ड एंगल सेम नहीं है तो सल्फर के एसेट और एसिक्स में कैसे सेम हो सकता है ना। एसेट रिंग
थोड़ी सी रिलैक्स्ड रिंग होगी, है ना। S6 रिंग में सल्फर 2 कम हो गए तो थोड़े से एंगल स्ट्रेन डेवलप हो जाएंगे। जब भी रिंग शॉर्टर होती है तो एंगल स्ट्रेन डेवलप होने लगते हैं, और एंगल स्ट्रेन की वजह से बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, कम होने लगते हैं, है ना। तो अगर थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओ, भले ही आपने S8 या S6 को कि ऐसा है कि बहुत ज्यादा फेमस नहीं है ना, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाने से ही समझ में आ रहा है कि इनके बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट सेम तो नहीं होने चाहिए। S6 रिंग थोड़ी सी स्ट्रेन्ड रिंग होगी तो इसके एंगल थोड़े से कम होंगे, ठीक है। स्ट्रेन रिंग है ना, तो ये सेम नहीं है और यही हमारा इनकरेक्ट हो गया, मतलब यही करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे ये वाला बताओ भाई, बेस्ड ऑन कंपाउंड ग्रुप 15 एलिमेंट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। 15 ग्रुप के एलिमेंट के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। पहला, Bi2O5 इज मोर बेसिक देन N2O5। अच्छा, अभी ऑक्साइड अभी आगे आएंगे, अभी ऑक्साइड अभी हम लोगों ने पढ़े नहीं है, मतलब ऑक्साइड की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है ना। चलो ये वाला भी स्किप, ये वाला स्किप कर दो, ये दोनों ये स्किप कर ट्रू दो, है। नीचे वाले कर डालो। ये वाला ट्रू है। यस सर, शायद। सही कह रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे वैसे कि नाइट्रोजन फैमिली में या ऑक्सीजन फैमिली के जो ऑक्साइड है, जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं वैसे वैसे उनका एसिडिक कैरेक्टर कम होता है। एसिडिक कैरेक्टर कम होता है तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो बिस्मथ का ऑक्साइड सबसे नीचे बैठा हुआ है नाइट्रोजन फैमिली में, तो उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा N2O5 से, तो ये स्टेटमेंट सही है ना। ऑक्साइड में डाउन टू ग्रुप जाने पे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, या ऐसे समझ लो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है ना। तो ये सही है, बाकी भी देख डालो जल्दी से, हमें इनकरेक्ट बताना है ना। ये वाला तो करेक्ट है, पहला वाला। अच्छा ये बताओ, फॉस्फीन बॉयल एट लोअर टेम्परेचर देन अमोनिया, क्या ये सही है? फॉस्फीन यस का सर। बॉइलिंग पॉइंट Yes, sir. अमोनिया से कम है। यस सर। यस। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, फॉस्फीन का अमोनिया से कम होता है, ठीक है, ये सही है ये वाला। लेकिन हमें इनकरेक्ट बताना है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फोर्थ वाले में कह रहा है NN सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है PP सिंगल बॉन्ड से। Yes, sir. तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं भैया, उल्टा हो जाता है, PP ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है, क्योंकि NN में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के लोन पेयर है ना, रिपल्शन देते हैं, और हाँ सर। फास्फोरस में साइज बड़ा है, रिपल्शन कम हो जाएंगे। उल्टा इसमें एक बैक बॉन्डिंग भी होती है ना। फास्फोरस के लोन पेयर, फास्फोरस थर्ड पीरियड है ना, तो उसके बाद d ऑर्बिटल भी होगा, तो इसमें p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग भी बनने लगती है एडिशनली, जो सर कि N2 में नहीं बन पाती है। हाँ बताओ सर, बेटा। लेकिन नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो सर वो ओवरकम नहीं कर पाए क्यों इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस को? देखो, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ ये हमेशा पैरेलल नहीं होते हैं मॉलिक्यूल में, मतलब इनका ऑर्डर हमेशा सेम नहीं होता है। इसका ये ऐसे भी समझ सकते हो कि जब लोन पे रिपल्शन डोमिनेंट हो जाएंगे तो यहाँ पे स्ट्रेन बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेन्ड बॉन्ड जो होते हैं वो वैसे ही वीक हो जाते हैं, तो नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, बट स्ट्रेन डेवलप होने की वजह से उसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। उल्टा यहाँ पे ओके पी सर। पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग एडिशनली बन रही है, तो ये और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसकी बॉन्ड एनर्जी और बढ़ जाएगी, सर है ना। फास्फोरस सबसे ज्यादा होती है, तो यही वाला इसमें इनकरेक्ट है, क्योंकि इसने गलत बोल दिया है यहाँ पे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर इसमें फर्स्ट वाला हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं? इनर पेयर इफेक्ट से हम लोग स्टेबिलिटी जरूर बता सकते हैं ऑक्साइड की, है ना, या फिर उसका
ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर बता सकते हैं, बट बेसिक और एसिडिक स्ट्रेंथ को इनर पेयर इफेक्ट से नहीं एक्सप्लेन कर सकते, सर है प्लस ना? 3 में अगर वो ज्यादा स्टेबल होगा तो प्लस 5 से वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा पिक करेगा। सर लुईस बेसिसिटी उसकी शायद बढ़ेगी, तो उस केस में ऐसे कर सकते। देखो इसको ऐसे करने का यहाँ पे मतलब इसलिए नहीं, देखो हमसे वो इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में ही पूछ रहा है बेसिक करेक्टर, है ना? तो हमें उसका 3 वाला ऑक्साइड वैसे भी नहीं देखना है, हमें 5 ऑक्सीडेशन नंबर वाले ऑक्साइड में ही कंपेयर करना है, ठीक है? और बेसिक स्ट्रेंथ को हम लोग अगर किसी रूल से भी बताएंगे तो बेस वो अच्छा होता है जो आसानी से क्या हो जाए, अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर दे, या फिर OH माइनस लॉस कर दे, इस तरह से। तो वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर से एक्सप्लेन कर पाना वैसे भी पॉसिबल नहीं है, यस सर समझ गए। है ना? हाँ, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग नेचर पूछता तो एक बार हम लोग बोल सकते हैं कि बिस्मथ 5 में इतना स्टेबल नहीं है, 3 में ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी एज हाँ कम्पेयर टू सर मतलब N2O5, है ना? इसके तो उसके बॉन्डेड तरह से हम ये लॉजिक नहीं लगा सकते। हाँ हाँ, ठीक है। सर तो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। इसके ऊपर वाला ये वाला है। ओके सर। है ना? हो गया नोट? यस सर। तो ये हो गया। एक ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आइडेंटिफिकेशन है, इसको भी कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन करने से आपकी थ्योरी भी रिवाइज होगी, जो आप लोगों ने पढ़ी है, तो बार बार वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मिलेंगे आपको। देखो इसमें क्या कह रहा है, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग के साथ साथ पढ़िए। एक कलरलेस सॉल्ट, कोई एक कलरलेस सॉल्ट है, उसको ए बोला है, NaOH से रिएक्ट कर रहा है, हीट कर रहे हैं, एक गैस बन रही है बी, और कोई एक अल्कलाइन सॉल्यूशन बन रहा है सी, है ना? पहली लाइन पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? कलरलेस सॉल्ट को कि हजारों होते हैं, पता नहीं कौन सा है। अच्छा, फिर वो गैस बी के बारे में बोल रहा है, गैस बी गिव्स व्हाइट फ्यूम्स विद HCl। तो ये अमोनिया का कंफर्मेटरी टेस्ट है। अमोनिया गैस जो होती है ना, ये अभी क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग पढ़ेंगे। अमोनिया गैस HCl के कांटेक्ट में आने पे व्हाइट फ्यूम्स देती है, और वो व्हाइट फ्यूम्स जो बनते हैं वो अमोनियम क्लोराइड के होते हैं। तो एक तरह से ये कंफर्मेटरी टेस्ट ही दे दिया उसने हम लोग को। तो यहाँ से क्लिक हो रहा है कि ये गैस हो ना हो, अमोनिया होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, तो अमोनिया यहाँ कंफर्म होती दिख रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक उल्टा लगा सकते हैं कि यार अमोनिया बन रही है और स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन हो रही है, तो इस कलरलेस सॉल्ट कोई अमोनियम सॉल्ट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अमोनियम सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया गैस देते हैं, है ना? तो इससे ये हिंट मिल रही है कि ये जो कलरलेस सॉल्ट बोल रहा है, इसका कटायन जो होगा, इस सॉल्ट का कटायन अमोनियम आयन होगा, है ना? अभी एनायन नहीं बोल सकते, एनायन हो सकता है क्लोराइड हो, सल्फेट हो, नाइट्रेट हो, कार्बोनेट हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कटायन अमोनियम होगा अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं, तो वो बोल रहा है कि जो सी कंपाउंड है ना, एक देखो सी भी बन रहा है यहाँ पे, सी का रिएक्शन जिंक प्लस NaOH से करा रहे हैं, तो गैस भी बन रहा है। तो ये भी थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे छुपा हुआ, जिंक प्लस NaOH, एम्फोटेरिक, जिंक एम्फोटेरिक मेटल है, और एम्फोटेरिक प्लस NaOH ये दोनों मिलके बहुत अच्छे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। जिंक प्लस NaOH, एल्युमिनियम प्लस NaOH अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्वालिटेटिव एस्टिमेशन। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्वालिटेटिव एस्टिमेट नाइट्रोजन पढ़ा भी था हम लोगों ने कि जिंक प्लस NaOH किसी नाइट्रेट आयन का सॉल्ट या फिर नाइट्राइट आयन के सॉल्ट को रिड्यूस कर देते हैं। किस में रिड्यूस कर देते हैं? अमोनिया में, है ना? अमोनिया। क्योंकि गैस भी तो पकड़ में आ ही गई है ना? गैस भी बन रही है,
तो इसका मतलब कि ये जो सॉल्ट होगा या तो नाइट्राइट आयन कंटेनिंग होगा या नाइट्रेट, क्योंकि इसमें दोनों दे सकते हैं, ऑप्शन होता है कि नाइट्राइट भी हो सकता है, नाइट्रेट भी, है ना। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये जो एल्कलाइन सॉल्ट है सॉल्यूशन, उसका एनायन या तो नाइट्राइट होगा या नाइट्रेट होगा, इन्हीं दोनों में कोई होगा। फिर लास्ट में जो ए है, मतलब वो जो कलरलेस सॉल्ट है, उसको जब हीट कर रहे हैं तो एक गैस डी बन रही है और एक लिक्विड ई बन रहा है, और डी और ई दोनों ट्राई एटॉमिक है। अब देखो यहाँ पे बहुत एक बेस छोटी सी हिंट छुपी हुई है, और उससे पूरा क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर होता दिख रहा है। देखो ए आपका क्या था, ए अमोनियम सॉल्ट था, और यहाँ पे एनायन पता चल गया कि उस अमोनियम का सॉल्ट का एनायन या तो नाइट्राइट होगा या नाइट्रेट होगा। तो अब आपका डाउट ये होना चाहिए कि या तो ए अमोनियम नाइट्राइट होगा या फिर अमोनियम नाइट्रेट होगा, इन दोनों में ही कोई एक होगा। और अगर इसको हीट करें तो अगर अमोनियम नाइट्राइट को हीट करेंगे तो इससे वाटर निकल जाएगा, इससे वाटर निकलेगा तो सर N2 N2 गैस बनेगी, है ना। और अगर अमोनियम नाइट्राइट होगा तो वाटर निकलने पे N2O बनेगी। और आप देखो किस केस में इन दोनों की एटॉमिसिटी सेम है, इन दोनों प्रोडक्ट की एटॉमिसिटी किस रिएक्शन में सेम है, Nitrite. है ना। हाँ ट्राई एटॉमिक देख लो, हाँ ट्राई, देखो वाटर तो ट्राई एटॉमिक है ही है, N2O भी ट्राई एटॉमिक है। तो उसका कहना था कि डी और ई दोनों ही ट्राई एटॉमिक होंगे, तो इसका मतलब वो 100% अमोनियम नाइट्रेट होना चाहिए, है ना, क्योंकि अमोनियम नाइट्राइट ले लेंगे तो फिर इसमें एक प्रोडक्ट डाई एटॉमिक हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्लिक हो गया कि 100% ए क्या है हमारा, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, गैस डी कौन सी है, N2O, लिक्विड ई है हमारा वाटर, है ना, सारे देखो पकड़ में आ गए। अच्छा, इसका मतलब यहाँ भी जो सॉल्ट होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे नाइट्राइट आयन कंटेनिंग वाला ही सॉल्ट होगा। अच्छा, ऊपर से पकड़ी लो आप, अमोनियम NaNO3 सॉल्ट क्या, हाँ NaNO3 होगा, सही, क्योंकि ये अमोनियम नाइट्रेट है, NaOH करके अमोनिया बनाएगा प्लस NaNO3 बनेगा, हाँ गुड, NaNO3। तो इसका मतलब ये सॉल्ट जो C है ये NaNO3 है, C पकड़ में आ गया, NaNO3, है ना। देखो सारे पता चल गए, ABCD A to E। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एडवांस के पेपर में मिलते हैं, क्योंकि वहां पे वो हर एक ऑप्शन में एक प्रोडक्ट पूछ देगा, 4 ऑप्शन में 4 प्रोडक्ट पूछ देगा, एक अच्छा MCQ आपसे मतलब बन जाएगा वहां पे। ठीक है, तो बस रिएक्शन वही बेसिक रिएक्शन है, थोड़ा सा छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर। चलो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली के जो ऑक्साइड होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, E2O3 एंड E2O5, है ना। नाइट्रोजन फैमिली 2 तरह के इन जनरल ऑक्साइड बनाते हैं, एक टाइप है उसका E2O3, एक है E2O5, है ना। अब देखो अगर हम लोग 1 by 1 बनाए सबके, तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड E2O3 में बनेगा N2O3 टाइप का, और नाइट्रोजन का पेंटा ऑक्साइड बनेगा N2O5 टाइप का। ठीक है, तो नाइट्रोजन N2O3 N2O5 दोनों बना देता है। फास्फोरस का E2O3 का ऑक्साइड बनेगा P2O3, लेकिन बोलते हैं कि P2O3 डाइमराइज हो जाता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, P4O6 में। तो P2O3 एग्जिस्ट ना करके एग्जिस्ट क्या करता है, P4O6 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ऐसे ही फास्फोरस का जो पेंटा ऑक्साइड है P2O5, ये बनना तो चाहिए बट वो बनते ही डाइमराइज होकर P4O10 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसके नीचे वाले जितने भी हैं वो सब डाइमराइज हो जाते हैं। जैसे आर्सेनिक का है वो AS2O3 बनाना चाहिए, लेकिन वो उसका स्टेबल जो होता है वो AS4O6 होता है। एंटीमनी भी Sb2O3 बनाना चाहिए, लेकिन कई बार वो Sb2O3 हो सकता है लिख के दे भी दे,
लेकिन आप मेन चीज ध्यान रखिए कि इनके डाइमर ज्यादा स्टेबल होते हैं, है ना। कई बार वो आपको मोनोमेरिक फॉर्म में भी लिख के दे सकता है, ठीक है। तो मोनोमेरिक फॉर्म में बस नाइट्रोजन के ही दोनों ऑक्साइड बन रहे, बाकी तो सब क्या हो रहा है, डाइमर आएंगे। फिर इसमें आपसे कोई पूछे कि भैया इनमें एसिडिक कौन से हैं नेचर वाइज, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड कैसे हैं, एसिडिक हैं। मतलब ये चारों ऑक्साइड जो आप देख रहे हैं ये सभी एसिडिक हैं। N2O3 एसिडिक, N2O5 एसिडिक, P2O3 एसिडिक, P2O5 एसिडिक, ठीक है। लेकिन ये जो आर्सेनिक के और एंटीमनी के ऑक्साइड आप देख रहे हैं ये नेचर वाइज कैसे हैं, एम्फोटेरिक हैं, है ना। आर्सेनिक के और एंटीमनी के ट्राई ऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड दोनों ही एम्फोटेरिक है, ठीक है। बोलो भाई। Yes, sir. अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ डाउन टू मतलब ऊपर से नीचे अगर हम लोग मूव करें इस डायरेक्शन में एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, तो एसिडिक कैरेक्टर घट रहा है क्योंकि ऊपर वाले एसिडिक हैं नीचे वाले एम्फोटेरिक हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा सा बेसिक नेचर भी आया है। एम्फोटेरिक के अंदर तो डुअल बिहेवियर होगा ना, एसिडिक बेसिक दोनों नेचर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि एसिडिक नेचर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और अच्छा आपसे कभी इन दोनों में कंपैरिजन करा दे, जैसे आपको एक कोई ले ले E2O3, एक कोई ले ले सेम एलिमेंट का E2O5, है ना। और जैसे नाइट्रोजन में N2O3 ले लो, N2O5, पूछे इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस में बता सकते हैं। ऑक्साइड में हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाले जो ऑक्साइड होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं, है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। तो E2O5 वाले जितने भी हैं वो अपने ही एलिमेंट के E2O3 से ज्यादा एसिडिक है ना। तो ये चीज यहाँ पे नोट भी कर लीजिए। E2O5 इज मोर, यहाँ लिख लीजिए मोर एसिडिक, यहाँ पे नोट कर लीजिए मोर एसिडिक, मोर एसिडिक देन E2O3 टाइप ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन फैमिली के 5 ऑक्सीडेशन नंबर वाले ऑक्साइड 3 वालों से ज्यादा एसिडिक है। जैसे आपसे कोई पूछे P4O6 ज्यादा एसिडिक है, P4O10 ज्यादा एसिडिक है, तो बोल दीजिएगा P4O10, ठीक है। मतलब इनमें से 5 वाले सबके ज्यादा एसिडिक है। N2O3 से ज्यादा एसिडिक N2O5, P2O3 से ज्यादा एसिडिक P2O5, AS2O6 से ज्यादा एसिडिक AS4O10, और इसमें ये वाला SB4O10, है ना। बोलो क्लियर हो गया। तो हम लोग को इसमें जो डिटेल में पढ़ने हैं वो नाइट्रोजन के और फास्फोरस के ही पढ़ने हैं ऑक्साइड, ठीक है। जो हम लोग के मेन सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड बना देता है। नाइट्रोजन के कई सारे ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन NO बना देता है, N2O बना देता है, NO2 बना देता है, N2O3, N2O4, N2O5। नाइट्रोजन के अगर टोटल काउंट करो तो 4 और 2 6 टाइप के बनते हैं ऑक्साइड। नाइट्रोजन 6 टाइप के ऑक्साइड बना देता है, और उसमें से 2 न्यूट्रल होते हैं और 4 एसिडिक होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं, मतलब न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस पेपर। मतलब ये रेड लिटमस को ना तो ब्लू करते हैं ना ब्लू लिटमस पेपर को रेड करते हैं। मतलब इन दोनों का लिटमस पेपर के टुवर्ड्स बिहेवियर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो कहीं पे नाइट्रिक ऑक्साइड और N2O लिखा हो, पूछा जाए कि ये एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है, तो इनको आप बोलिएगा न्यूट्रल ऑक्साइड है। लेकिन रिमेनिंग 4 ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, है ना। बाकी जो 4 हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एसिडिक हैं। एसिडिक मतलब ये ब्लू लिटमस पेपर का कलर क्या कर देंगे, रेड टर्न कर देंगे, ठीक है। इनका एसिडिक नेचर जो है वो टुवर्ड्स लिटमस है ना, लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड में कन्वर्ट कर देंगे,
ठीक है। ये एक टेबल है, एनसीईआरटी का ही है ये डायग्राम, मतलब ये पूरा टेबल। इसमें मेन मेन इंफॉर्मेशन दी है एनसीईआरटी में। इनके सबके फॉर्मूले देखो दे दिए हैं, ठीक है। इनके सबकी ऑक्सीडेशन नंबर दे दिया है। इनका सबका एक एक कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो सबसे मेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो दे दिया है। जैसे N2O बनाते हैं तो अमोनियम नाइट्रेट को हीट करके बना लेते हैं, ठीक है। NO बनाते हैं तो NaNO2 सोडियम नाइट्राइड का रिएक्शन फेरस सल्फेट के साथ कराते हैं एसिडिक मीडियम में, तो नाइट्राइट है ना, नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे मेथड, ठीक है। टेबुलर यहाँ पे एक ही टेबल में दे दिए है कंसाइज वे में। तो ये 6 रिएक्शन तो हमें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि जितना मसाला एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो सब अमृत है ना, क्योंकि पेपर आज इसी से बन रहा है। मतलब अगर मेंस लेवल का पेपर देखा जाएगा तो वो केवल इतनी इंफॉर्मेशन से ही पूछ लिया जाएगा, अगर ऑक्साइड से रिलेटेड पूछा जाएगा, है ना। देखो इनकी कुछ फिजिकल अपीयरेंस भी दिया हुआ है, जैसे N2O कलरलेस गैस है लेकिन न्यूट्रल भी है। NO कलरलेस गैस है, न्यूट्रल है। अच्छा, NO पैरामैग्नेटिक भी है क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है। NO एक्चुअली ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज होती है, ठीक है। N2O3 ब्लू कलर का सॉलिड है, नेचर वाइज एसिडिक है। इन दोनों को छोड़ दिए तो बाकी चारों ही एसिडिक है नेचर वाइज। NO2 ब्राउन कलर की गैस है, नेचर वाइज एसिडिक है। N2O4 कलरलेस है ना। ये सॉलिड लिक्विड दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नेचर एसिडिक है। N2O5 कलरलेस सॉलिड है, नेचर वाइज एसिडिक है। तो ये बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, ये भी पता होनी चाहिए। NO2 भी पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है, क्योंकि NO2 भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है। इसमें भी आप देखोगे एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो एक जैसे क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का ही है, व्हाट इज द कोवैलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। आपसे वो N2O5 में की कोवैलेंसी पूछ रहा है नाइट्रोजन की। N2O5 में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी क्या है? कोवैलेंसी क्या होती है नंबर ऑफ कोवलेंट है ना। हाँ, कोवैलेंसी होती है नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एलिमेंट। सर तो कोऑर्डिनेट आप बॉन्ड भी जोड़ लिया जाते हैं इसमें कभी कभी। हाँ को देखो, कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सच्चाई तो ये है कि कोवलेंट बॉन्ड का ही दूसरा रूप है। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड में ही काउंट करते, कंसीडर करते हैं, है ना। ओके सर। तो कोवलेंट प्लस कोऑर्डिनेट मतलब दोनों काउंट कर लीजिएगा, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एलिमेंट। तो अगर आप क्या करो, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो सीधे, तो इसमें 2 नाइट्रोजन है, 5 ऑक्सीजन है, 2 राइट साइड ऑक्सीजन, 2 लेफ्ट साइड, एक ऑक्सीजन बीच में रख दो सिमेट्री के पॉइंट ऑफ से। नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 ही बॉन्ड बनाने हैं, तो वो 3 कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, एक ऑक्सीजन के साथ डबल और एक बीच वाले ऑक्सीजन का सिंगल। फिर भी एक लोन पेयर रह जाएगा, ठीक है, और वो लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर देगा, ठीक है। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, वो ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, मतलब ये दूसरा डबल नहीं बना सकता। सेकंड पीरियड एलिमेंट 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं एक्यूमुलेट कर सकते वैलेंस शेल में, तो वो कोऑर्डिनेट ही करेगा। तो अब यहाँ से देख के बता दिए कि नाइट्रोजन कितने कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है ना। नाइट्रोजन कितने कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है? यार 1 2 3 4, है ना, 4 बना। बस नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 4 हो गई। सिमेट्री इसमें देखो चाहे इसमें देखो, दोनों में 4 ही है, तो आंसर इसका 4 हो जाएगा। आंसर इसका 4 हो जाएगा। सर तो कभी ऐसा हो N2 सकता है सर अलग अलग हो सकता है, बहुत से स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल होते हैं, तो अच्छा तो उसमें उसमें फिर दोनों के रिस्पेक्ट में बताना पड़ेगा हम लोगों को कि लेफ्ट वाले नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट सर में। नंबरिंग करके बताएंगे फिर। हाँ, नंबरिंग करना बेटर रहेगा उसके।
है ना। स्ट्रक्चर बना के नंबरिंग करके बता दो कि इस नंबर वाले नाइट्रोजन पे ये है कोवेलेंसी और दूसरे वाले पे ये है ना। तो ऐसा हो सकता है। अभी जैसे N2O3 का स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे तो N2O3 का स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल होता है, तो इसमें कोवेलेंसी अलग लगाती है। तो हो सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। तो अभी अभी हम लोग एक एक करके सारे ऑक्साइड पढ़ेंगे डिटेल में। अभी तो मैंने आपको जो कंसाइज डेटा है एनसीईआरटी का वही बताया है। अब हम लोग डिटेल करेंगे एक एक ऑक्साइड का, तो अगली क्लास में पूरा कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, लेकिन बड़ा थैंक यू इम्पोर्टेंट है ये सारी चीजें, इनको एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से तो क्वेश्चन बहुत आसानी पूछा जाता है। पी ब्लॉक में क्वेश्चन सिंपल ही पूछा जाता है, बस एक बार आप थ्योरी पढ़ लीजिए, है ना, क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, मेंस लेवल का क्वेश्चन तो बहुत आसान पूछा जाता है, सीधे एनसीईआरटी से पूछ। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। है ना। ठीक है, आप लोग लीव कर जाइए। ठीक है, थैंक यू थैंक यू सर। हाँ ठीक है।